नमस्कार। आज हमारे सामने अमर उजाला की एक समाचार कतरन है और ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत से जुड़े एक बेहद अहम और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे पर रोशनी डाल रही है। जी। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का वो हालिया फैसला जिसने सभी शिक्षकों के लिए, चाहे उनकी नियुक्ति कभी भी हुई हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उसको अनिवार्य कर दिया है। हाँ, ये एक बड़ा फैसला है। और इस फैसले ने खासकर उन हजारों शिक्षकों के बीच जिनकी भर्ती इस अनिवार्यता के लागू होने से काफी पहले हुई थी, उनके बीच चिंता और एक तरह से डर का माहौल पैदा कर दिया है। बिल्कुल, ये एक ऐसा निर्णय है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और इसका सबसे ज्यादा असर उन शिक्षकों पर महसूस किया जा रहा है जो सालों से, शायद दशकों से पढ़ा रहे हैं। सही। उनके लिए ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि उनके अनुभव, उनकी सेवा और शायद उनके भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आज इसी अखबार की कतरन के आधार पर हम इस पूरे मामले की थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। जी। शिक्षकों की मुख्य चिंताएं क्या हैं असल में, उनकी मांगें क्या हैं और इस फैसले के विरोध में वो क्या कदम उठा रहे हैं। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्थिति के व्यापक निहितार्थ क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ही। सभी कार्यरत शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य। ये अपने आप में एक बड़ा नीतिगत बदलाव लगता है ना। हाँ बिल्कुल। खासकर भारत जैसे देश में जहां लाखों शिक्षक वर्षों से इस व्यवस्था का हिस्सा हैं। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा बदलाव है और जैसा कि कतरन में बताया गया है, इसका सीधा असर उन शिक्षकों पर पड़ रहा है जिनकी नियुक्ति 25 अगस्त 2010 से पहले हुई थी। अच्छा, 2010 से पहले? हाँ, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है यानी NCTE, उसने टेट की अनिवार्यता लागू नहीं की थी। हाँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट वो 2009 में आया और उसके बाद धीरे धीरे शिक्षक भर्ती के मानक बदले। तो इन शिक्षकों का तर्क ये है कि भाई, जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब के नियमों के अनुसार तो हम पूरी तरह योग्य थे। सही बात है। तो अब उन्हें ये डर सता रहा है कि अगर केंद्र सरकार या शिक्षा मंत्रालय ने हस्तक्षेप नहीं किया तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। हाँ, और ये केवल आजीविका का सवाल नहीं लगता, बल्कि इतने सालों की सेवा के बाद अपनी योग्यता पर ही सवाल उठाए जाने का मामला लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा। कई शिक्षकों के लिए ये उनके पेशेवर सम्मान का भी सवाल है। बिल्कुल, उन्हें लग रहा है कि इतने वर्षों के अनुभव को शायद नजरअंदाज किया जा रहा है और सब कुछ बस एक परीक्षा पास करने पर निर्भर कर दिया गया है। इसी डर और अनिश्चितता की भावना ने, कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश BTC शिक्षक संघ को विरोध प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया है, जैसा कि इस खबर में विस्तार से बताया भी गया है। हाँ, और विरोध का तरीका भी काफी ध्यान खींचने वाला है। खबर में एक आंकड़ा दिया है जो वाकई चौंकाता है। बताया गया है कि सिर्फ एक ही दिन में करीब 97,890 पत्र प्रधानमंत्री को भेजे गए हैं। 97,890। ये संख्या तो अपने आप में कहानी कहती है। बिल्कुल। इससे अंदाजा लगता है कि ये मुद्दा कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को प्रभावित कर रहा है और वे कितने संगठित होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हाँ, ये आंकड़ा भूतपूर्व है और ये महज एक विरोध प्रदर्शन का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक तरह की सामूहिक गुहार है जो सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचाई जा रही है। सही। ये दिखाता है कि शिक्षकों में इस मुद्दे को लेकर कितनी बेचैनी है, कितनी एकजुटता है और ये कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। कतरन के अनुसार ये पत्र भेजने का सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा। अच्छा, 20 सितंबर तक? हाँ, तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है, लगातार दबाव बनाए रखने की कोशिश। इन पत्रों और विरोध के पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो भी काफी मानवीय और व्यवहारिक लगते हैं। शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का सवाल, जिसका जिक्र खबर में है, वो सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, उन्होंने क्या कहा है कि एक 55 साल का शिक्षक जो शायद अपनी सेवा के अंतिम दशक में है, वो अब इस उम्र में परीक्षा की तैयारी कैसे करेगा? क्या वो बच्चों को पढ़ाए या खुद पढ़ने बैठे? ये सवाल इस पूरे मामले के मानवीय पहलू को उजागर करता है। बिल्कुल, अनिल यादव उन हजारों शिक्षकों की दुविधा सामने रख रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षण को समर्पित कर दिया। सही। उनसे अब एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा पास करने की उम्मीद की जा रही है जिसके लिए शायद युवा अभ्यर्थी ज्यादा अनुकूलित हों। उनका तर्क है कि केंद्र सरकार का कानून, शायद वो RTE एक्ट का हवाला दे रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का ये ताज़ा आदेश व्यावहारिक रूप से कई अनुभवी शिक्षकों की नौकरी के लिए खतरा बन गया है। इसमें एक और पहलू भी है शायद। क्या?
कि क्या इतने वर्षों का जो कक्षा का अनुभव है, छात्रों को समझने की क्षमता, पाठ्यक्रम को पढ़ाने की महारत, इन सब का कोई मोल नहीं? बिल्कुल, यही सवाल है। क्या केवल एक मानकीकृत परीक्षा ही योग्यता का एकमात्र पैमाना हो सकती है? सही कहा आपने, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो अगर हम उनकी मुख्य मांग को समझने की कोशिश करें, तो क्या वे टीईटी की अवधारणा का ही विरोध कर रहे हैं, या वे सिर्फ उन शिक्षकों के लिए छूट चाहते हैं जिनकी नियुक्ति पुराने नियमों के तहत हुई थी? नहीं, खबर से जो स्पष्ट होता है उसके अनुसार उनकी मांग काफी विशिष्ट है। संघ के सुशील कुमार पांडे का कहना है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति आरटीई एक्ट लागू होने और टीटी अनिवार्य होने से पहले हुई की, उन्हें इस अनिवार्यता से मुक्त रखा जाना चाहिए। अच्छा। उनका तर्क कानूनी और नैतिक दोनों धरातलों पर आधारित लगता है कि कोई भी नियम या कानून आमतौर पर भूतलक्षी प्रभाव से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये तो सामान्य सिद्धांत है। जी, खासकर जब ये किसी की रोजगार और अर्जित अधिकारों को प्रभावित करता हो। वे एक तरह से ग्रैंडफादर क्लॉज की मांग कर रहे हैं। ग्रैंडफादर क्लॉज, हाँ, ये सुना है। हाँ, जो अक्सर ऐसे नीतिगत बदलावों में मौजूदा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ग्रैंडफादर क्लॉज वाली बात महत्वपूर्ण है। अक्सर जब व्यवस्थाओं में सुधार या मानकीकरण किया जाता है, तो ये सवाल उठता ही है कि जो लोग पहले से व्यवस्था का हिस्सा हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल, ये क्लासिक पॉलिसी डिलेमा है। एक तरफ व्यवस्था में सुधार और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का इरादा होता है, जिसके लिए नए मानक लाए जाते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के प्रति भी जिम्मेदारी होती है जिन्होंने मौजूदा नियमों के तहत सालों तक सेवा दी है। सही। यहाँ शिक्षकों की मांग है कि केंद्र सरकार और विशेष रूप से एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो भारत में शिक्षक शिक्षा और मानकों के लिए जिम्मेदार शीर्ष संस्था है, जी, अगर चाहें तो एक नीतिगत निर्णय लेकर इन शिक्षकों को राहत दे सकती हैं। उनकी उम्मीद एनसीटीई पर टिकी है, क्योंकि वही नियम बनाने वाली संस्था है। तो क्या केवल उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ही इस मुद्दे पर सक्रिय है, या और भी संगठन है इसमें शामिल? नहीं, खबर में एक और संगठन का भी जिक्र है, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। अच्छा, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ, ये दिखाता है कि ये चिंता किसी एक गुट तक सीमित नहीं है। ये एसोसिएशन भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार वे 11 सितंबर को, यानी खबर छपने के ठीक पहले या उसी दिन, जिलाधिकारियों मतलब डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप की अपील करने वाले थे। अच्छा, डीएम के जरिए? हाँ, तो आप देख सकते हैं कि विभिन्न शिक्षक समूह अपने अपने स्तर पर प्रशासनिक और राजनैतिक दोनों माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी रणनीति बहुआयामी है। एक तरफ हजारों की संख्या में पत्र भेजकर जनमत का दबाव बनाना, हाँ, दूसरी तरफ प्रशासनिक चैनलों के माध्यम से औपचारिक ज्ञापन देना। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि वे इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने अपनी आगे की रणनीति का भी खुलासा किया है, जो उनकी डिटर्मिनेशन को दिखाता है। वो क्या है? अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या होगा, क्या योजना है? कतरन के अनुसार शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार और संबंधित निकायों द्वारा उनकी समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकाला जाता है, तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उनकी योजना अक्टूबर में देश भर से शिक्षकों को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा करके एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने की है। ओहो, जंतर मंतर पर? जी, जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मतलब होता है मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर लाना और मीडिया का ध्यान आकर्षित करना। हाँ, वो तो है। ये एक तरह से अंतिम चेतावनी या दबाव बनाने का सबसे बड़ा कदम माना जा सकता है। तो अगर हम पूरी सिक्के को संक्षेप में देखें, तो एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसका घोषित उद्देश्य शायद शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है और एक न्यूनतम योग्यता मानक सुनिश्चित करना है कि हर शिक्षक के पास टेट की डिग्री हो। निश्चित रूप से किसी भी पेशे में, खासकर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, गुणवत्ता और मानकों का होना आवश्यक माना जाता है। टेट को इसी नजरिए से लाया गया था कि शिक्षकों के पास विषय ज्ञान के साथ साथ पढ़ाने की बुनियादी समझ और कौशल, मतलब पेडागॉजी, वो भी हो। हाँ, पेडागॉजी। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि कक्षा में जाने वाला हर शिक्षक एक न्यूनतम योग्यता रखता हो। और दूसरी तरफ है वो हजारों शिक्षक जो शायद 10, 15, 20 या उससे भी ज्यादा सालों से पढ़ा रहे हैं। जी, वे अपनी नौकरी, अपने अर्जित अनुभव, अपने सम्मान और अपने भविष्य को लेकर गहरे तौर पर चिंतित हैं। बिल्कुल।
उन्हें लगता है कि उनके वर्षों के योगदान और अनुभव को एक परीक्षा के आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब उनकी नियुक्ति के समय यह शर्त थी ही नहीं। बिल्कुल। ये स्थिति नीति निर्माण और उसके जमीनी कार्यान्वयन के बीच की खाई और जटिलताओं को दर्शाती है। अक्सर नीतियां अच्छे इरादे से बनती हैं, लेकिन जब उन्हें मौजूदा व्यवस्था और उसमें काम कर रहे लोगों पर लागू किया जाता है तो कई अनपेक्षित मानवीय और व्यावहारिक चुनौतियां सामने आती हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये खबर जो हमारे पास स्रोत के रूप में है, ये मुख्य रूप से शिक्षकों के पक्ष, उनकी चिंताओं और उनके विरोध प्रदर्शनों पर केंद्रित है। सही। हमें सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत तर्क या सरकार के संभावित दृष्टिकोण के बारे में इस कतरन से ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, सिवाय इसके कि भाई मानक लागू करने का इरादा है। हाँ, ये जानना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार या एनसीटी इस स्थिति पर पुनर्विचार कर रही है या क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की संभावना है जो गुणवत्ता के लक्ष्य और अनुभवी शिक्षकों की चिंताओं दोनों का सम्मान कर सके। संभव है, हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर और स्पष्टता आए या कोई संवाद शुरू हो। लेकिन फिलहाल ये खबर उत्तर प्रदेश के शिक्षक समुदाय में व्याप्त गहरी चिंता और उनके संगठित विरोध की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। ये सिर्फ एक राज्य का मामला लग सकता है, लेकिन इसके निहितार्थ व्यापक हो सकते हैं, क्योंकि मानकीकरण और मौजूदा कर्मचारियों के समायोजन का मुद्दा कई अन्य क्षेत्रों में भी उठता है। तो आज की हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि टेट के अनिवार्यता का मुद्दा खासकर पुराने शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बहस और टकराव का कारण बन गया है। जी, अनुभवी शिक्षकों की चिंताएं विशेषकर उम्र और परीक्षा के दबाव को देखते हुए काफी हद तक स्वाभाविक लगती हैं। हाँ, लगती तो हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा की गुणवत्ता और उसे बेहतर बनाने के लिए मानकों की आवश्यकता, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सही। चुनौती हमेशा संतुलन साधने में होती है। कैसे प्रगतिशील बदलाव लाए जाएं बिना उन लोगों को पीछे छोड़े जो वर्षों से उस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं और जिन्होंने उसमें योगदान दिया है। ये संतुलन साधना ही सबसे मुश्किल काम है। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। क्या बातचीत से कोई हल निकलता है या फिर अक्टूबर में हमें दिल्ली में एक बड़ा शिक्षक आंदोलन देखने को मिलेगा। जी, और ये स्थिति हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है, जो सिर्फ इस खास मामले या शिक्षा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। क्या सवाल? कि कोई भी व्यवस्था, चाहे वो सरकारी हो या निजी, मानकीकृत आवश्यकताओं जैसे कोई परीक्षा या नई योग्यता और अपने मौजूदा अनुभवी कर्मचारियों के हितों, उनके ज्ञान, अनुभव और उनकी वास्तविक चिंताओं के बीच एक न्यायपूर्ण और व्यावहारिक संतुलन कैसे बना सकती है। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर नीति निर्माताओं को किसी भी सुधार को लागू करने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए, ताकि बदलाव सकारात्मक हो और उनका मानवीय पहलू नजरअंदाज न हो। बिल्कुल सही कहा। इस पर सोचना जरूरी है।